चलिए, तो सिलेबस पे सर ने आपसे बात कर ली है कि क्या क्या हिस्से हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, है ना, कैसे कैसे पढ़ना है। मैथ से संबंधित बातें सर ने कर ली है और सर ने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई होगी कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे प्रीलिम्स तक आपको चलना है, उसके बाद फिर कैसे मेंस का अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट करना है। तो एक अप्रोच जो होता है उसकी बात कही होगी सर ने। अब हम लोग बात करेंगे जो हिंदी भाषा है उसके अप्रोच के बारे में। हिंदी भाषा का महत्व इस पर्टिकुलर भर्ती परीक्षा में बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हिंदी भाषा का यदि आप सिलेबस देखें या इसका वेटेज देखें तो इसका वेटेज हमको दो अलग अलग स्तरों पर दिखता है। दो अलग अलग स्तरों पर, एक तो हमको दिखता है प्रीलिम्स में और दूसरा आपको इसका वेटेज दिखेगा मेंस में। प्रीलिम्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं हिंदी भाषा से। आपने देखा होगा सिलेबस, 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो यानी 10 क्वेश्चन बोल दो, है ना। हाँ, 10 क्वेश्चन जो है ये प्रीलिम्स में आने हैं हिंदी भाषा के। मेंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है मेंस में कितने पेपर होने हैं? 3। सबसे पहला जो पेपर होता है वही होता है सर भाषा का, और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। और ये जो भाषा का पेपर होगा इसमें 2 भाषाएं आपको पढ़नी है, एक तो है हिंदी भाषा और दूसरी है इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज आपको जैसे पता होगा मेंस जो है वो टोटल 600 मार्क्स का होता है, 200 अंक के 3 पेपर होते हैं। तो इसमें पहला जो पेपर है वो है भाषा का। और भाषा में भी ऐसा नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी जो है वो बराबर बराबर बटे हों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी 125 अंक का है, हिंदी 125 अंक की है और 75 अंक की है इंग्लिश। इंग्लिश 75 अंक की, मतलब मान के चलो कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन 100 क्वेश्चन में 63 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के होंगे और 37 क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी के होंगे, क्योंकि पिछले बार भी इसी फॉर्मेट में आया था। हाँ, हो सकता है कि वो इसको 62 कर दे, इसको 38 कर दे, 38 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान करके चलिए कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि 63 क्वेश्चन हिंदी के देगा और अंग्रेजी के 37 क्वेश्चन देगा। ठीक है, 62 इसको शायद ही करे, इसको 38 शायद ही करे। वो 63 और 37 इसी अनुपात में हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चंस देने वाला है। पिछली भर्ती परीक्षा में भी हिंदी के 63 प्रश्न आए थे। अब यहां से तो इस बात को समझ लिए हम लोग कि सर हाँ, इसका वेटेज तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन इस वेटेज को जब तक आप अपने फेवर में नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन जो है वो दूर है। इस हिस्से को अपने फेवर में करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ने नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा प्रीलिम्स को इतने अच्छे से तैयार करो कि वो मेंस के लिए आपको काम आ जाए। और ऐसा कहने के पीछे एक सीधा साधा लॉजिक ये है मेरा, भाई दोनों ऑब्जेक्टिव है। जिस अप्रोच को लेकर के आप प्रीलिम्स में चलोगे वही सेम अप्रोच आपको कहां ले जाएगा? मेंस में ले जाना है। मतलब जिस चीज को लेकर के आप प्रीलिम्स में आगे बढ़ रहे हो उसी चीज को आगे ले जाकर के कहां पटकना है? मेंस में पटकना है। तो अगर इस अप्रोच को आप समझ गए कि भाई हम प्रीलिम्स तैयार करते करते मेंस का एक बड़ा हिस्सा, मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर किया जा सकता है, तो आपको बिल्कुल उसको मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मेंस का ही मार्क्स जो है ये मेरिट डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा, यही डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा आपका मेरिट लिस्ट। और जब तक नाम पीडीएफ में नहीं आ जाता, आखिरी पीडीएफ में जब तक नाम नहीं आ जाता, तब तक थकना और रुकना, आलस से ये सारी चीजें दूर कर दो शरीर से। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है
इसका अच्छा खासा वेटेज आपको प्रीलिम्स में भी मिलता है, मेंस में भी मिलता है। और यदि प्रीलिम्स के दौरान आप हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं ये कहूंगा लगभग 70% हिस्सा आपका मेंस के अकॉर्डिंग कवर हो जाता है, लगभग 70% हिस्सा। कैसे? अभी सिलेबस पर जब बात करेंगे तब ये पता चलेगा, एकदम क्लियर दिखेगा आपको। ठीक, चलो सिलेबस पर ही आते हैं। तो यहां से ये समझ आ गया होगा हिंदी इंपॉर्टेंट है। और पहले चरण में तो चूंकि मैं कहता हूं कि स्क्रीनिंग एग्जाम है, पहला एग्जाम जो है वो मतलब जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है वो तो स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसमें छानना है आपको, केवल वो छानेगा, केवल आपको आना रहेगा लगभग 6,000, मतलब हाँ लगभग 6,000 लोगों में आना रहेगा आपको, 820 ऐसा कुछ है, ऐसे ही लोगों में आना रहेगा ना। हाँ 341 पोस्ट हैं, 20 गुना लेगा तो वही होगा, है नहीं, 6,820 लोगों को वो लेगा। और 6,820 लोगों को लेना है तो इसमें एक नाम अपना दर्ज कराना है, ये मान करके चलना है। प्रीलिम्स में अपने को यहां पर टॉप करने से, मैं तो कहूंगा वैसे कोशिश तो हमारी हर एग्जाम में शुरुआत के रैंक लाने की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो माइंडसेट रहेगा तो वो आपको यहां हेल्प करेगा, वो आपको फिजिकल में हेल्प करेगा, और वही अप्रोच आपको फाइनल लिस्ट में नाम दिलवाएगा। ठीक है, तो हमको ये एक एक सीट चाहिए इतने में प्रीलिम्स में। लेकिन इसके बाद ध्यान देना, जो इतने लोग छन करके आएंगे 6,820 लोग, बाकी के लोग जो कटेंगे वो तो कट गए, इतने लोग जिन लोग आएंगे ये मान करके चलना वो एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं और वो एसआई का एग्जाम निकालने की क्षमता रखते हैं, इनके साथ कॉम्पीट करना है। ठीक है, तो इनको पीछे छोड़ना होगा। और आखिरी में कितने में आना है अपने को? आखिरी में आना है अपने को 341 के अंतर्गत। ठीक है, उसमें भी कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी में बटा हुआ है ये। तो कोशिश ये करना है कि शुरुआत के 50 में ही अपना नाम आए, शुरुआत के 50 में, मतलब ये 6,820 लोगों को से जब इनसे जब कंपटीशन होगा तो यहां पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम टॉप 50 में आ जाए। क्लियर है? हाँ, और इसी हिसाब से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। क्यों इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए? इस हिसाब से तैयारी रखोगे तब गिर हपट के 150 तक पहुंचोगे, 100 से 150 रैंक तक आके फंसोगे। इसकी तैयारी करोगे, इसकी तैयारी करोगे, यहां तक पहुंचोगे। ठीक है, मतलब इनमें से 1 से लेकर के 50, अगर पहले के लायक तैयारी है तो पहले से 50 के बीच में कहीं पे आओगे। हो सकता है पहले ही आ जाओ, हो सकता है 50 पे आ जाओ, क्योंकि उस लेवल में सभी लोग लगभग सब लगभग बराबर अंक वाले ही होंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस कहां रहता है? नहीं रहता सर। शुरुआत के कुछ रैंक को छोड़ दिया जाए, शुरुआत के 5, 10, 15 रैंक को छोड़ दो, बाकी उसके बाद आपको एकदम पास पास के कैंडिडेट मिलेंगे, मिलते हैं ऐसा। ठीक है, तो अपने को ये मान करके चलना है कि सर हमको ना इस एग्जाम में शुरुआती रैंक में आना है बस। पिछले बार की तुलना में इस बार 3 गुना कम है पद, तो कंपटीशन 3 गुना ज्यादा है कि नहीं? कंपटीशन 3 गुना ज्यादा है। और इस बार तो मैं कहूंगा बहुत सारी चीजें, बहुत क्या मैक्सिमम चीजें रिटन एग्जाम पर निर्भर करेंगी। रिटन एग्जाम पर बहुत सारी चीजों की निर्भरता होने वाली है। ठीक है, तो किसी भी हाल में मेंस को हल्के में नहीं लेना है, और ना प्रीलिम्स को, क्योंकि प्रीलिम्स पार करोगे तब तो मेंस में जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा मेंस पढ़ना ही चालू कर दें, नहीं, अभी चूंकि एग्जाम सामने प्रीलिम्स का है और ज्यादा समय नहीं बचा, तो इसीलिए मेरी ये राय रहेगी कि शुरुआत में ऐसे हिस्से को कवर कर लिया जाए जो प्री और मेंस दोनों में है। और एक अच्छी बात इस सिलेबस की ये है कि जो चीजें मेंस में हैं उसी में का कुछ हिस्सा प्रीलिम्स में है। आप देखिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, कोई भी हो, जो हिस्सा मेंस में है
उसी का कुछ हिस्सा काट करके कहां रख दिया गया है, प्रीलिम्स में रख दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा हिंदी में अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग से कोई अप्रोच उठाने की जरूरत नहीं है। आप प्रीलिम्स की तैयारी जब करोगे तो मेंस में हिंदी का लगभग 70% हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 70% हिस्सा, मतलब 63 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें मान करके चलिए कि आप 40 से 45 प्रश्न बोल दो प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के ही अप्रोच से बना सकोगे। अगर प्रीलिम्स तगड़ा है और प्रीलिम्स के हिसाब से आपने बढ़िया से तैयार करके रखा है सेक्शंस को, तो 45 क्वेश्चन आप मेंस के बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर पाओगे, बशर्ते आपकी तैयारी उस लेवल की हो। बाकी का हिस्सा जो बच जाता है 15-18 क्वेश्चन, ये मेंस वाला जो एकदम पर्टिकुलर मेंस वाला हिस्सा है वहां से आएगा। पिछली बार तो आप मानेंगे नहीं, मेंस वाले हिस्से से गिन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। मतलब ये जो 70% मैं बोल रहा हूं ना, 70% और 30% में जो मैंने बांटा है, इसमें ये वाला जो प्योर मेंस वाला हिस्सा है, यहां से गिन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। बाकी सारे क्वेश्चन यानी 57 क्वेश्चन जो थे वो उसी सेक्शन से आए थे जिसमें प्रीलिम्स पढ़े थे आप, उसी हिस्से से आया था। इस बार तो मैं बहुत ज्यादा मान रहा हूं, और मानने का एक रीजन ये भी है क्योंकि एग्जाम जो है वो व्यापम नहीं ले रहा है। ठीक है, अभी एग्जाम ले रहा है कौन, लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग जब एग्जाम लेता है तो वहां पर आपको अतिरिक्त नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप पुराने हथियार लेकर के रणभूमि में नहीं जा सकते, वहां पे आपको अलग अलग तरीके से चलाने आना चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि केवल स्वर को पढ़ लेना कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं पर्याप्त नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सारे स्वर ऐसे उच्चारित होते हैं कि इनका उच्चारण करते समय मुख मार्ग में कोई बाधा नहीं होती। आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक के संबंध में, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब सीजीपीएससी बढ़िया दे रहा है। ठीक है, इवन आप हॉस्टल वार्डन का भी एग्जाम देखते, वो भी सीजीपीएससी लिया था। पिछला वाला जो हॉस्टल वार्डन हुआ है उसको भी सीजीपीएससी लिया है, और उसमें भी हिंदी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जबकि वहां पर तो केवल 5 मार्क्स का उसके पास लेवरेज था। उसके पास केवल स्कोप कितने का था, 5 क्वेश्चन का, उसमें भी उसने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है एक। तो ये मान करके चलो कि जब उसके पास 63 नंबरों का एक क्वेश्चन होगा, 63 नंबर पूछने की उसके पास स्वतंत्रता होगी, तो कम से कम वो 15 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले फॉर्म में देगा, देगा। हाँ, तो हमको इन क्वेश्चंस को पढ़ने का, इनको सॉल्व करने का सही अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि केवल पढ़ना इस एग्जाम का समाधान नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि हम केवल पढ़ेंगे और केवल पढ़ के निकाल लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। नहीं, इस एग्जाम के लिए आपको पहले तो प्रॉपर रणनीति चाहिए, दूसरा बहुत संकल्प चाहिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, संकल्प इसलिए चाहिए क्योंकि भाई बहुत लंबी प्रक्रिया है, आपका दिमाग थक सकता है, आपका शरीर थक सकता है, सोचने समझने की समझ में नहीं आएगी चीजें, बीच में ब्लैंक पड़ जाओगे, अरे यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोग कभी कभी देर करता है। ठीक है, हाँ, बीच में ब्लैंक, वैसे उम्मीद है इस भर्ती परीक्षा को वो अच्छे से कंप्लीट करेगा। तो ब्लैंक पड़ जाएगा दिमाग, उस समय खुद को मोटिवेटेड रखना अपने आप में चैलेंज होगा। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि आप जब हमसे जुड़े हैं तो हम हर समय आपको मोटिवेटेड रखें, ताकि आप जब तक अपने लक्ष्य को ना पाले तब तक आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहें और प्रयासरत रहें अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आएंगे निराशाएं। अब भैया वो तो ऐसा है ना, निराशा की वो आपके मन में ही बैठा हुआ है। ठीक है, जहां उसने आपको अकेले पाया तो दबोचने की कोशिश करेगा। ठीक है, बोलेगा अरे कहाँ पढ़ रहा है, हो गया ना, छोड़ना, हारना नहीं है उस समय।
लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मनोबल बना के रखो, हराओ इसको। ठीक है, चल। तो हिंदी के यदि हम सिलेबस की बात करें तो हिंदी का जो सिलेबस है इसको हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा जो है ये दो भागों में बांट करके आप देखते हैं। सबसे पहले भाग को मैं रखता हूं केवल प्री ओरिएंटेड, केवल प्री में जो सिलेबस है उसको, जबकि दूसरे भाग में मैं रखता हूं मेंस के सिलेबस को। अब प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है, गिन के 9 यूनिट है, ठीक है, और उन 9 यूनिट्स में क्या पढ़ना है आपको, ध्यान से देखना, वो 9 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। अब एकदम वो मैं तोड़ तोड़ के नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको जानते हैं, कैसे आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। प्रीलिम्स के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है वर्णमाला। सबसे पहली चीज, सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, वर्णमाला, अगर आप प्रीलिम्स के हिसाब से जाएंगे। ठीक है सर, वर्णमाला के अंतर्गत क्या केवल वर्णों को जान लेना ही पर्याप्त होता है, नहीं। जब हम हमारी वर्णमाला को देखते हैं, हम अपनी वर्णमाला को देखते हैं, तो वर्णमाला में अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, क्योंकि वर्णमाला की परिभाषा हम केवल वर्णों का समूह बोल करके नहीं देते, हम क्या बोलते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह है हिंदी की वर्णमाला। तो अगर व्यवस्थित है तो व्यवस्था भी होगी। वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनमें हमने वर्णों को लगा करके रखा है, कैसे स्वरों का विभाजन होता है 5 अलग अलग आधारों पर, कौन वर्तुल स्वर, कौन अवर्तुल, कौन अर्धवर्तुल स्वर, कौन विवृत्त, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त स्वर है, किनको कहा जाता है सर लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, किनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, कौन संधि स्वर है, कौन मूल स्वर है, सब देखेंगे। इसी के अंतर्गत व्यंजनों का विभाजन होगा, किसको बोला जाता है सर उत्क्षिप्त व्यंजन, कौन स्पर्शी होता है, कौन अंतस्थ ऊष्म है, कौन स्पर्शी है, कौन स्पर्शी संघर्षी है, कौन संघर्षहीन है, कौन वर्त्य व्यंजन है, सब देखेंगे हम लोग। इसके बाद वर्णमाला में ही अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, वर्णों का उच्चारण स्थल, ये सारे कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आने वाले हैं। बड़ा टॉपिक होता है वर्णमाला। वर्णमाला जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूं तो कम से कम मुझे 5 से 6 दिन लगते हैं केवल वर्णमाला पढ़ाने में। जिसको आप अनार के या आम के के रूप में रटते थे ना बचपन में, उसको पढ़ने में हमको लगभग 1 हफ्ते इस एज में लगता है, और वहां पहुंच करके आपको पता चलेगा अरे वर्णमाला उतनी छोटी भी नहीं है जितनी हमने सोचा था। वर्णमाला बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, वर्णमाला पढ़ने के बाद एक टॉपिक है इसमें शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं। एक टॉपिक है संधि, एक है उपसर्ग, एक है प्रत्यय, और एक है समास। ये 4 क्या हैं, शब्द रचना के तरीके हैं। इसके बाद एक टॉपिक है इसमें शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत 3 टॉपिक्स आते हैं, एक तो है लिंग, एक है वचन, और एक है कारक, ये 3। इसके बाद आता है शब्द या शब्द भेद। तो शब्द भेद जो है ये 5 अलग अलग आधारों पर शब्दों का विभाजन है। 5 अलग अलग आधारों पर आप विभाजित करते हैं शब्दों को, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये अलग अलग भाग हैं जहां पर आप विभाजन करते हैं शब्दों का। तो शब्दों का विभाजन 5 अलग अलग आधारों पर होता है। यहीं से आप सीखोगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द क्या है। यहीं से आप सीखोगे
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण क्या है, संबंधवाचक शब्द क्या है, समुच्चयवाचक शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द क्या है। यहीं से आप सीखोगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को, वो क्या होते हैं। तो बहुत बड़ा टॉपिक है और यहीं से एंटर होंगे, एक तरीके से देखा जाए हम शब्दों में, शब्दों में हम यहीं से एंटर होते हैं। शब्द पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं वाक्यों में। अब वाक्य की इकाई पद है, यहां से शुरू होगी कहानी और वाक्य में 3 टॉपिक्स तक जाएगी। सबसे पहले वाक्य के अंग, दूसरा वाक्य के उद्देश्य, और तीसरा वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। अरे यार, अंग उद्देश्य लिखो, मैं आवश्यक तत्व, सॉरी, है ना, वाक्य के आवश्यक तत्व, और तीसरा वाक्य के प्रकार, ये पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक है आपकी वर्ण, इसका आपकी हिंदी का, उसमें लिखा हुआ है व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियों में दोनों प्रकार की अशुद्धियां आती हैं, एक तो शब्द संबंधी, दूसरा वाक्य संबंधी। ठीक है, दोनों में अशुद्धि होती है ना, कभी शब्द में मात्राओं की त्रुटियां हो गई तो वो त्रुटि है, वाक्य में अनेक प्रकार की त्रुटियां होती हैं। 12 प्रकार की त्रुटियों को पढ़ेंगे वाक्यों में, कैसे पहचानते हैं सब देखेंगे। इसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे, व्याकरणिक अशुद्धियों के बाद फिर नंबर आएगा पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आपके सिलेबस में है, वो है मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इन सारे सिलेबस, इस सारे टॉपिक्स को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो बचपन से पढ़ते ही आए हैं हम लोग। ऐसा कोई टॉपिक है जिसको ना पढ़ा हो हमने? लगभग सब पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो? अरे थोड़ा एनर्जेटिक होके बैठो यार, एसआई के कैंडिडेट हो, क्या कर रहे हो? हाँ, आप में एनर्जी नहीं होगी तो किस में रहेगी यार? सुबह ग्राउंड जा रहे हो कि नहीं? हाँ, नहीं गए हैं ग्राउंड? जाओ घूम के आया करो यार, सुबह आधे घंटे घूम के आ जाया करो। ठीक है, जैसे गार्डन में जाते हैं ना वैसे चले जाया करो। क्या है, अचानक से पहुंचोगे ना मैदान में। हाँ, अचानक से पहुंचोगे ना मैदान में, फिर मैदान पहचानने से इनकार कर देगा, कौन है भाई तू? है ना, तो ऐसी स्थिति मत आए, तो उससे जान पहचान बना के रखो, हाय हेलो चलते रहना चाहिए, समझे? हाँ, ग्राउंड जाया करो, ग्राउंड गए कुछ नहीं, 2 राउंड मित्र को ले जाया करो अपने, है नहीं, अपने सहेली को ले जाया करो आप लोग, 2 राउंड घूम के आ गए, 2-3 राउंड, और क्या, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा यार, क्या दिक्कत है? हाँ, है कि नहीं, हेल्थ अच्छा ही रखेगा वो, कोई नुकसान तो है नहीं उसका। ठीक है, बढ़िया घूम के आ जाए करो, कम से कम 2 राउंड, दिमाग में ना स्ट्रेस कम करता है वो। ठीक है, वो जो सुबह की हवा होती है ना, वो स्ट्रेस कम करती है, और मैं पहले ही बोला हूं, इस पूरे साल भर मान के चलो ये प्रक्रिया चलने वाली है, साल भर, साल भर चलेगी। प्रीलिम्स होगा अभी, जैसे ये पीएचडी कंप्लीट होगा ना, 1 महीना तो कम से कम देगा ही मेंस के, उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट मान के चलो, उसी के आसपास एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। वो क्लियर हुआ, अगले के लिए लगभग 2 महीना, फिर अगले का रिजल्ट आते तक आपको 1-1.5 महीना रहेगा, उसके बाद फिर अगला डेट निकालेगा,
उसमें लगभग 1 महीना, 2 महीने का गैप फिर हो गया। मतलब मान के चलो कि 1 चरण 2 महीना, 1 चरण 2 महीना, तो 5 चरण 12 महीना, क्योंकि फरवरी तो निकल ही गया, फरवरी तो यदि आ ही गया ना। हाँ, और फरवरी तक पीएचडी कंप्लीट होगा, तो मार्च अप्रैल में मान के चलो प्रीलिम्स होगा, गैप है बीच में, एग्जाम होगा, फिर वहां से वेट करो 1 महीना रिजल्ट का, हुआ, फिर 1 महीने के बाद मेंस होगा, 2 महीना हो गया बीच में। हाँ, ऐसे करते 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 मान के चलो दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। अब इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, कल आप लोग बैठे भी थे शायद वहां, है ना, तो मैं कल इस बात को बोला था कि लंबी प्रक्रिया है ना, तो लंबी प्रक्रिया में भाई धैर्य बहुत जरूरी होता है। ठीक है, धैर्य बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। ठीक है, और ये ऐसा पद है ना यार, एसआई का पद मुझे क्यों पर्सनली बहुत पसंद है, पता है क्यों? इसलिए पसंद है क्योंकि इसी ग्रेड पे पर ना अन्य विभागों में भी नौकरियां हैं, अन्य विभागों में भी सेम ग्रेड पे पर बहुत सारी नौकरियां हैं। आप WRD में चले जाओ, वाटर रिसोर्स में, आप चले जाओ ग्रामीण विकास विभाग में, वहां भी मिलेगी नौकरी, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, वहां भी नौकरी, इसी ग्रेड पे पर बहुत सारी नौकरियां हैं। लेकिन बाकी लोग खड़े रहेंगे ना तो दिखते नहीं है, सब इंस्पेक्टर खड़ा रहेगा ना तो अलग से दिखता है, हाँ भाई कोई खड़ा है, इसी ग्रेड पे पर। समझ आ रही है बात? इसलिए ये नौकरी पसंद है। तो ये जो जॉब है ना, ये एक तो आपको, आपका ना पूरा मतलब साल भर निचोड़ के रख देगा आपको, साल भर आपका निचोड़ेगा, लेकिन ये है जब देगा ना, रिवॉर्ड जब मिलेगा आपको उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो मेहनत करो यार, मेहनत से अभी इस साल तो पीछे मत हटो। ठीक है, इस साल बस ये मान के चलो कि बस लेना ही है भाई, पद खत्म करो, टेंशन। आसपास कोई सिलेक्शन होता है ना अपने घर के आसपास, बड़ा दबाव बढ़ जाता है जीवन में, होता है ऐसा, है कि नहीं? हाँ, अरे यार मेरा ही नहीं हो रहा है यार, आसपास अड़ोस पड़ोस सब बन जा रहे हैं, मैं ही नहीं बन रहा हूँ, क्या बात है? हाँ, कौन सा चूरन खिला के भेजे हो भगवान? है नहीं? हाँ, होता है, ये आता है दिमाग में, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव थॉट्स तो आना ही है यार उस चीज के लिए। ठीक है, हाँ, तो नेगेटिविटी से दूर रहना भी जरूरी है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है सुबह जाकर के बढ़िया सुबह की हवा लो, कुछ नहीं, फेफड़ा मजबूत होगा यार, दौड़ोगे वहां, 1500 मीटर दौड़ना भी तो है, दौड़ना है ना। अभी दौड़ने बोले फेफड़ा मुंह में आ जाएगा, नहीं दौड़ पाएगा आदमी 1500 मीटर, है कि नहीं? और उसको भी टाइम लिमिट में खत्म करना है, फेफड़ा आ जाएगा भाई मुंह में, नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा। और जब तक फेफड़े में शक्ति नहीं होगी दौड़ोगे कैसे? वहीं से तो पंप होना है, वहीं से तो हवा आना है सर, है कि नहीं? हाँ, तो सुबह सुबह जाके बढ़िया घूम फिर लिया करो। ठीक है, चलो, तो ये पूरा हिस्सा मिल करके क्या बनेगा आपका? प्रीलिम्स वाला हिस्सा। अब मेंस में और क्या है, ये प्लस कुछ और टॉपिक, जैसे एक टॉपिक है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, एक टॉपिक, एक टॉपिक, वैसे इसे लिखना मुझे ऊपर था। सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस का देखिएगा, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ये टॉपिक लिखा है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ये है एक टॉपिक। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये टॉपिक है। एक टॉपिक है काव्यबोध, ये टॉपिक है काव्यबोध। इसके अलावा एक हिस्सा है आपका रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, ये टॉपिक है। फिर है पत्र, सॉरी, पत्र लेखन, एक टॉपिक है। और एक टॉपिक है अपठित गद्यांश,
अपठित गद्यांश। ठीक है, पिछली बार जो मैंने आपको बताया ना 4-5 क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन था देखो। एक क्वेश्चन पूछा था, यहां से पूछा था विद्यापति को, विद्यापति के बारे में पूछा था कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से आया था। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से आया था, अनुच्छेद 351 को पूछा था, आर्टिकल 351 को, कि आर्टिकल 351 क्या है, तो उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, ये पूछा हुआ था। तो आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास हेतु निर्देश है, और लिखा है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनके संबंध में प्रावधान आपको मिलेगा भाग 17 में। भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक के सारे प्रावधान आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आगे जाकर के बताऊंगा आपको। ठीक है, काव्य बोध से एक क्वेश्चन आया था, पूछा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी रचना है या किसका कथन है, तो आचार्य विश्वनाथ का कथन है, आता ही है। ठीक, रस छंद अलंकार से 2 क्वेश्चन आए थे, हाँ 2 क्वेश्चन आए थे, और एक क्वेश्चन आया था अपठित गद्यांश से। एक आया था पीपर पात सरिस मंडोला, है ना, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, पूछा हुआ था ये। ठीक, अपठित गद्यांश एक आया था, और पूछा था वहां पर कि किसी अपठित गद्यांश का संक्षिप्तीकरण करते समय कितने शब्दों में किया जाता है, तो 1/3 शब्दों में किया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस प्रकार से देखोगे ना तो 6 क्वेश्चन आए हुए थे मेंस में इस पर्टिकुलर हिस्से से। लेकिन इस बार मैं इसको बोल रहा हूं कि कम से कम 15 क्वेश्चन यहां से देगा, ज्यादा ही देगा, मिनिमम साइड में 15 देगा वो, यहां से मिनिमम साइड में 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहां से देगा, और यही कंपटीशन बढ़ाएगा, ये भी बता रहा हूं। मेंस में यही कंपटीशन बढ़ाएगा, क्योंकि 45 नंबर होता है, सॉरी 30 नंबर होता है उतना, और 30 नंबर मतलब आदमी या तो खेल के अंदर या तो बाहर, बहुत होता है 30 नंबर। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बोलूंगा आपको कि अगर आपको इस एग्जाम को एकदम स्ट्रेटेजिकली बाहर निकालना है ना, धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेना है, तो अभी केवल इस पे फोकस करो, केवल इस पे। रीजन देखो, समझना बात को, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्यों समझा रहा हूं ऐसा। आप जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हो ना, तो ये देखो आपके पास अनुपातहीन बच्चे हैं एग्जाम देने के लिए, अनुपातहीन है सर। पोस्ट है केवल कितने, 341, 341 पोस्ट है। अगर वन टाइम एग्जाम होता, इतने सारे लोग अगर देते, तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होता, टूट पड़ते क्वेश्चन पे, है कि नहीं। लेकिन चरणबद्ध प्रक्रिया है, तो क्या होगा, अभी देखो अनुपातहीन बच्चे हैं ये, मतलब इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा है कि आप अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। पीएचडी कंप्लीट होगा तब ये आंकड़ा आएगा आपके पास, कितने लोग निकले हैं यहां से, है कि नहीं। प्रीलिम्स देने वाले यार, तब आपको पता चलेगा कितने लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं, तब पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रीलिम्स कवर करते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, एक निश्चित अनुपात में ही कैंडिडेट्स जो है वो आगे जा पाएंगे, एक निश्चित अनुपात में, है कि नहीं। कितना अनुपात रहेगा सर, इसका 20 गुना, केवल इतने ही। अब यहां पे 10 करोड़ लोग भी अगर देंगे, सॉरी 5 लाख लोग भी, 2 लाख लोग भी अगर देंगे मान लो, तो इसमें से बचेंगे कितने, केवल 6,820 लोग। अब यहां पर आपका अनुपात पता चल गया कि भैया हमको इतने लोग से आगे जाना है, ये अनुपातहीन है। ठीक है,
अब यहां पर किसकी तैयारी क्या है, किसको कितना आता है, आप बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हो जो सीजीपीएससी की तैयारी करके 3-4 बार इंटरव्यू दे के आया हो, वो भी दे रहा होगा, मान लो, है कि नहीं। अब वो दे रहा होगा तो स्वाभाविक सी बात है सर, उसका जीएस वाला पोर्शन आपसे तगड़ा ही होगा, उसका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा आपसे तगड़ा ही होगा, क्योंकि लगातार स्टडी में बना हुआ है, लगातार पढ़ रहा है वो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग से डरना मत, मैं बता रहा हूं। जिन लोग 3-4 बार इंटरव्यू दिए ना, वो जाके फिजिकल में स्कोर नहीं कर पाते, ये भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण पिछले बार के रहे हैं मेरे सामने। मुझे उम्मीद थी कि इन लोग फोड़ेंगे एग्जाम में, लेकिन वही हुआ, फिजिकल में 90 नंबर नहीं आया उनका। 90 नंबर नहीं आया मतलब डिस्क्वालीफाई। समझ आ रही बात? हाँ हाँ सर, कुछ पूछ रहे थे? ठीक है, तो यहां से आपको अनुपातहीन मिलेंगे लोग, बिल्कुल रेशियो नहीं रहेगा। आगे बढ़ोगे एक रेशियो में, आपको आगे बढ़ते 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 यहां तक पहुंचना है। ठीक है, यहां आपको पता रहेगा कि भाई मैं कितने लोगों से टकराने वाला हूं, कितने लोगों के साथ अपनी भिड़ंत होने वाली है। तो अपने को इतने लोगों से बाहर आगे जाना है, ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि केवल इतना पढ़ना, इसको अभी मेंस के लिए छोड़ दो, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, ठीक है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से कवर करेंगे इसको, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां जाने की संभावना ही नहीं बनेगी। समझ आ रही बात है कि नहीं? आप मुट्ठी बांधोगे ही नहीं, आप मुट्ठी बांधोगे ही नहीं तो प्रहार कैसे करोगे? ये मुट्ठी बांधने वाला काम है, पूरा मिला दो प्रहार होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम व्याकरणिक जो हिस्सा है उसको अच्छे से कवर करना है अपने को। ठीक है, हाँ, ये आपका सिलेबस है, ये प्रीलिम्स का, ये पूरा मिला दो मेंस का। मैंने यहां पर शुरू में आपको बताया भी, बोला भी ना कि मेंस का जो हिस्सा है उसी का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा कहां? प्रीलिम्स। तो ये पूरा हिस्सा मिल करके आपका मेंस बना है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा मिलकर के क्या बना? मेंस। अब इसी का ये वाला हिस्सा जो है वो प्रीलिम्स है। ठीक, अब एक चीज बताओ मुझे, क्या आपका ये जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है ये भी किस पैटर्न में होना है? वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। आपका मेंस किस पैटर्न में होना है? सेम इसी पैटर्न में होना है कि नहीं? तो अगर आप इन्हीं सब टॉपिक्स को, इन सारे टॉपिक्स को यदि प्रीलिम्स के हिसाब से अच्छे से तैयार कर लेंगे तो क्या मेंस में काम नहीं आएगा? समझ आ रही बात? मैं इसीलिए बोल रहा हूं भाई, प्रीलिम्स को इतने अच्छे से तैयार कर लो कि मेंस में आपको उसके पीछे बहुत ज्यादा मत भागना पड़े। ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट पर लागू है, सारे सब्जेक्ट्स पर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी वो हो अपना मैथ्स रीजनिंग हो, कुछ भी हो, अपने को इतना शार्प कर लेना है अपने प्रीलिम्स के दौरान ही कि हम वहां से निकल करके मेंस में आ जाएं। ठीक है, मेंस में जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पढ़ना फिर, क्योंकि हर हिस्सा मेंस में, मेंस का हर हिस्सा प्रीलिम्स में नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स का हर हिस्सा मेंस में है। तो प्रीलिम्स को तैयार करते करते एक बहुत बड़ा हिस्सा मेंस का तैयार किया जा सकता है, इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, और अगर कोई ये बोलता है ना अरे दोनों तैयारी साथ में होती है, साथ में होती नहीं होती है भाई, एसआई परीक्षा की नहीं होती है, एसआई परीक्षा की तैयारी साथ में नहीं होती। साथ में नहीं होती इन द सेंस, आपको पहले इसको तैयार करना ही होगा, तब आप इसमें पहुंच पाओगे। और अगर यही हिस्सा तैयार नहीं रहेगा तो इसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका 70% हिस्सा है, मैं बोल रहा हूं इसका 70% हिस्सा, और मेंस के एग्जाम में इसका केवल 30% हिस्सा है। अब भी बोला ना मैंने आपको, लगभग यहां से
45 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी के 18 क्वेश्चन, बचे हुए 18 क्वेश्चन मेंस के वो जो डब्बे के इस पार वाला हिस्सा है ना, वहां से पूछेगा, बाकी पूरा हिस्सा यहां से रहेगा। अब सोचो ये 45 क्वेश्चन उन 10 क्वेश्चंस के बहाने तैयार हो सकते हैं कि नहीं? आप तैयार करोगे वो 10 के लिए। आप संदीप, आप समझो ना यार इस चीज को। आप अगर प्री में पढ़ रहे हो सूर्य धन उदय, सूर्योदय, भानुधन उदय, भानुदय, आप पढ़ रहे हो इति धन आदि। अब एक चीज बताओ, क्या मेंस में उसका आंसर बदल जाएगा? बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। सूर्य धन उदय तब भी, अरे छठवीं में पढ़े थे तब भी सूर्योदय था, आज भी सूर्योदय है। बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। अपने को स्ट्रेटजी एकदम क्लियर रखनी दिमाग में रिटर्न एग्जाम के लिए। और मैं बोल रहा हूँ रिटर्न एग्जाम इस बार पूरा डिसाइड करने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल रहने वाला है रिटर्न एग्जाम का, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है ना, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। पिछले बार तो आप मानेंगे नहीं, लास्ट में इंटरव्यू के लिए केवल 1500 लोग बचे थे, केवल 1500, जबकि 975 लोग को लेना था। हाँ वही बोल रहा हूँ, लगभग अब राउंड फिगर में 1500 लोग बचे थे, बस सोचो। केवल केवल 400 लोग कटे हैं, बाकी सब का हुआ है। ठीक है, हाँ क्वालिफाई नहीं कर पाते ना, फिजिकल में कट जाते। पिछले बार तो पीएचटी में कट गए थे, 1.5 लाख फॉर्म गया था, 67,000 बचे थे, मेरे को याद है आज भी डेटा। ठीक है, मेरे को नोमेश ही आके बताया था पिछले बार, सर 67,000 लोग बस बचे हैं, बाकी सब कट गए हैं करके। हाँ, तो कंपटीशन ऐसा है ना इसमें कि आपके लिए अगर आपका फिजिकल मतलब एक बैलेंस्ड अगर अप्रोच बना के चल रहे हो ना, आप एग्जाम निकाल लोगे। लेकिन जहां आप एक तरफ झुकने की कोशिश किए, नुकसान आपका है। ठीक है, हाँ। तो सुबह मैं बोलूंगा कम से कम आधे घंटे के लिए जाया करो, जाके घूम के आए करो, फिर पढ़ने बैठा करो। बढ़िया 4, 4:30, 5 बजे निकल जाया करो, है नहीं? कितने सारे तो यहाँ मेरे हिसाब से आसपास ही रहते होंगे सभी। कहाँ? खमाड़ी? अरे उधर तो बहुत जगह है यार, उधर तो बहुत जगह, बहुत शानदार हवा चलती है भाई उधर, खमाड़ी। मऊ में तो मैं भी रहता हूँ यार। हाँ, मऊ में दुर्गा मंदिर तरफ जाया करो पीछे, बीटीआई ग्राउंड के पीछे दुर्गा मंदिर है यार। हाँ उधर चले जाया करो, वहां तो पूरा जगह ही जगह है, एक राउंड पूरा बूढ़ा तालाब घूम लो, क्या दिक्कत है कि नहीं यार? फेफड़ा खुल जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, हाँ कहने का मतलब ये है कि भैया शरीर को थोड़ा चलने फिरने की स्थिति में रखो। ठीक है, दियार मत लग जाए देख के। ठीक है, हाँ नहीं तो आलस का दियार बहुत खतरनाक है, आलस का दियार बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलो ये हिंदी का सिलेबस है। अब इसमें हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी? हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि मैं सबसे पहले आपका जो टॉपिक चालू करूंगा वो करूंगा भाषा बोध। अब आप बोले सर ना तो ये प्रीलिम्स तरफ दिख रहा है ना मेंस तरफ दिख रहा है, अरे दोनों में है ये। ठीक है, ये दोनों में है, ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ये दिखता नहीं है टॉपिक, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे ऐसे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी, देखे हो? हाँ, ये इसी इसी के अंतर्गत आएगा। इसी के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान आएंगे, संवैधानिक प्रावधान आएंगे। इसी के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं को भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले एकदम बेसिक चीजें 2 दिन भाषा पढ़ाने के लिए आपके दिमाग को मैं तैयार करूंगा, उसके बाद फिर अपने हिसाब से कलर चढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ। तो रेगुलर बने रहना, बस इतना बोलूंगा मैं, रेगुलर बने रहना, तैयारी बहुत शानदार होगी आपकी। ठीक है, हाँ काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, और आप लोगों को हर एक चरण पर आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, चलो और कोई सवाल है पूछ सकते हैं, पढ़ना कल चालू करेंगे। बताइए 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 सवाल। अरे हाँ,
हाँ हाँ 8 दिन 6 दिन रहेंगी। और हमको अगर लगता है कि सिलेबस थोड़ा सा हम लोग को फास्ट करना चाहिए या प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग को सब्जेक्ट बढ़ाने चाहिए तो 4 क्लास लगाएंगे फिर। ठीक है, 4 क्लास भी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं टेस्ट लीजिए उस दिन टेस्ट लो। हाँ ठीक है, हम लोग को भी हफ्ते में एक ही दिन मिलती है यार छुट्टी यार। ठीक है, वैसे हम लोग की छुट्टी तो खैर उड़ान में ही निकलती है हम लोग की छुट्टी। कल भी देखे ही हो। हाँ ठीक है, रिवीजन करिए। हाँ टेस्ट हम लोग की क्लासेस के बीच में, जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना, तो बीच बीच में अब एकदम मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता के लूं कि कल मैं टेस्ट लूंगा ना, एकदम सडन टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, वो सरप्राइज ही रहेगा। और जब भी टेस्ट लूंगा तो ऐसा नहीं कि अभी जो टॉपिक पढ़े हो एक हफ्ते में उसका पूछूंगा ना, पूरे हफ्ते और उसके पहले जितना पढ़ करके रखे हो, जितना साथ में पढ़े हो, सब पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ तभी तो प्रिपरेशन होगी, तभी तो आप थोड़े से इस मोड में रहोगे कि हाँ अभी ले लो एग्जाम मेरा, अभी निकाल दूंगा। ये मोड होना चाहिए हमारा। ठीक है, चलो आप लोगों को कोई सवाल? अमृता, ऑनलाइन वाले? चलो तो कल ये टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, भाषा बोध। ठीक है, चलो और कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, बिल्कुल है ना। और यहाँ पे फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है यार, मतलब आपको कभी भी ना लो डाउन होने नहीं देंगे एकदम। कभी भी आप उनसे अपनी समस्या, कैसी भी समस्या हो, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं।